तो आज हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 3 में गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने स्लैक वगैरह डीएचसीपी रिले एजेंट वगैरह हमने खत्म किया था। अब हम सीखेंगे पैकेट फॉरवर्डिंग। ओके। पैकेट फॉरवर्डिंग अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को सीसीएनए में सिखाया था कि अगर दो सीसीएनए का लेक्चर अगर आप देखोगे जिसमें मैंने आपको राउटर पढ़ाया था, तो राउटर पढ़ाने से पहले मैंने आपको सिखाया था कि जब दो अलग अलग नेटवर्क में बात करना होता है तो पैकेट कैसे बनती है, राइट। हम्म। तो ये देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ट्रबल शूटिंग कनेक्टिविटी इशू फॉर आईपी बेस्ड नेटवर्क। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वैसा मॉडल आपको आना चाहिए ट्रबल शूटिंग करने के वक्त। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हो ना तो आप पिंग से शुरू करो। बताता हूं मैं अभी, जैसे मान लो एक एग्जांपल, दो डिवाइस है, ये है डिवाइस 1 और ये है डिवाइस 2। ठीक है। अब समझो कोई चीज चल नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा है, तो सबसे पहला क्या करोगे आप, पता है, पिंग करोगे आप। अगर पिंग हो रहा है, अगर पिंग हो रहा है उसके बाद भी सर्विस नहीं चल रही है, सेंडिंग एंड रिसीविंग नहीं हो रहा है, तो ये लेयर 3 के ऊपर की प्रॉब्लम है। मतलब लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 2, लेयर 7, ऐसे आप जाओगे। और अगर ये पिंग नहीं हो रहा है तो लेयर 3 और उसके नीचे की प्रॉब्लम है, ये लेयर 3 से लेयर 2 से लेयर 1 तक। तो कभी भी याद रखना कि जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हो, आपको लेयर 3 से शुरू करना है, पिंग करके पिंग करना है आपको। अगर पिंग हो रहा है, जैसा फॉर एन एग्जांपल ये एक सर्वर था और ये क्लाइंट था। अब क्लाइंट को सर्वर से एक फाइल चाहिए जो नहीं मिल रही है। ठीक है। तो जब मैं सर्वर को पिंग करता हूं तो भाई ये पिंग ही नहीं हो रहा है, तो फाइल कहां से मिलेगी, राइट। तो जब पिंग नहीं हो रहा मतलब यहीं पे ही आप स्टक हो गए हो। तो इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको लेयर 2 चेक करना है कि इसका मैक एड्रेस बराबर है क्या, आईपी एड्रेस बराबर दिया है क्या, केबल बराबर लगा है क्या, गेटवे प्रॉपर कॉन्फ़िगर है क्या, डीएचसीपी डीएनएस बराबर है कि नहीं। फिर आप केबल चेक करोगे, केबल तो बराबर लगा है कि नहीं, पोर्ट बराबर लगा है कि नहीं, लाइट ब्लिंक हो रही है कि नहीं। समझ रहे हो। तो आप नीचे जाओगे लेयर 3 और उसके नीचे से ट्रबल शूटिंग करोगे। अगर पिंग नहीं हो रहा है तो ठीक है। हाँ। लेकिन मान लो कि भाई मैं क्लाइंट हूँ, ये सर्वर है, मुझे से एक फाइल चाहिए, मैंने पिंग किया, पिंग हो रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड भी है मेरा क्लाइंट, मेरा लैपटॉप सर्वर से, लेकिन जो फाइल एक्सेस कर रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है। तो यहां से आप लेयर 3 के ऊपर से ट्रबल शूटिंग करोगे, क्योंकि पिंग हो गया मतलब लेयर 3 तक सब बराबर है। समझ में आ रहा है कुछ। पिंग हो गया मतलब यहां तक तो सब बराबर, अगर नहीं होता तो इसके नीचे से ट्रबल शूटिंग होती। पिंग हो गया लेकिन फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा, अब इसके ऊपर ट्रबल शूटिंग शुरू होगी। अब सारी चीजें आप लेयर 4 वाली, लेयर जो है लेयर 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, ये सब अब चेक होगी। समझ में आया कि कोई पोर्ट तो नहीं ब्लॉक कर रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या चेक करें, तो कभी कभी क्या होता है, पोर्ट ब्लॉक होता है, पॉलिसी लगा के रखा होता है कभी कभी। समझ रहे हो। ये सब चीजें चेक करना होता है कि पॉलिसी तो नहीं लगा के रखा है, पोर्ट ब्लॉकिंग तो नहीं है, सर्विस अलाउड है या नहीं है। ठीक है। तो वो ये बोल रहा है, इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि
When troubleshooting connectivity issue for IP based network, the network layer मतलब layer 3 of the OSI reference model is an appropriate place to begin the troubleshooting effort. समझ में आया? तो बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर एक्सपीरियंसिंग अ कनेक्टिविटी इशू बिटवीन टू होस्ट, यू कुड चेक लेयर 3 बाय पिंगिंग बिटवीन द होस्ट। बता रहा है कि अगर दो डिवाइस है उसमें कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है तो आप पिंग करो पहले। इफ इफ पिंग सक्सेसफुल, अगर पिंग हो गया, देन यू कैन कंक्लूड द इशू रिसाइड अपर लेयर। समझो, लेयर 4 से लेयर 7 के बीच में इशू होगा, ठीक है। जबकि अगर पिंग होता है तो आपको नीचे फोकस करना है, ट्रबल शूटिंग फ्रॉम लेयर 1 से लेयर 3। आप केबल चेक करोगे, वायर चेक करोगे, पोर्ट चेक करोगे, आईपी चेक करोगे, मैक चेक करोगे, समझ रहे हो? डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आप चेक करोगे। इफ यू अल्टीमेटली डिटरमाइन देयर इज अ प्रॉब्लम एट लेयर 3, योर एफर्ट माइट सेंटर ऑन अ पैकेट फॉरवर्डिंग ऑफ द राउटर। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको पता चलता है कि लेयर 1 बराबर है, लेयर 2 भी बराबर है, लेकिन लेयर 3 पे प्रॉब्लम है, राउटिंग बराबर नहीं हो रही है, तो उसके बाद में आप जो है पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस पे आओगे राउटर के, कि कहीं मेरे राउटर में तो गड़बड़ नहीं है, मतलब स्टैटिक रूट बराबर दिया हो कि नहीं दिया हो, राउटिंग प्रोटोकॉल बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राउटिंग टेबल में रूट्स है कि नहीं है। समझ में आया गाइस? अभी हम ये पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस, अगर आपको याद होगा, मैंने सीसीएनए में पढ़ाया था आप लोगों को। मैंने पूरा नेटवर्क का डायग्राम बनाया था कि दो राउटर होते हैं, ये इंडिया का राउटर है, ये सऊदी का राउटर है, राइट? ये स्विच से कनेक्टेड है, ये पीसी है, करेक्ट? कभी भी याद रखना, अगर आपको ट्रबल शूटिंग करना है, आपको डायग्राम आना चाहिए। आप जिस जगह पर भी काम करते हो आपको उसका डायग्राम मालूम होना चाहिए, तो ही आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। समझ में आया? पूरा डायग्राम जब आपको पता होगा कौन सा चीज कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन सा विलेन, 2 मिनट में ट्रबल शूट कर दोगे आप। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फिर करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो जिस किसी भी कंपनी में आप जाओगे, हमेशा ध्यान रखना आपको वहां का नेटवर्क डायग्राम मालूम होना चाहिए, खलास। यही चीज आपको अप्लाई करनी है जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट कैसे जाती है, राइट? ये इस टॉपिक का प्री रिक्विजिट है। तो देखो, यही वो बता रहा है कि ये डायग्राम है, देखो दो नेटवर्क उसने बना के रखा हुआ है। उसने दो नेटवर्क बना करके रखा हुआ है। आपको मैंने ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, आपको सिर्फ बैकग्राउंड समझा रहा हूं। ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, करेक्ट? कभी भी याद रखना ट्रबल शूटिंग करने के, अच्छा अच्छा, और एक एक चीज, हाँ बराबर, जो 2 दिन लेक्चर नहीं होने वाला है ना, आप लोग ये लैब बनाने वाले हो पैकेट ट्रेसर पे, और जो अभी हम सीखने वाले हैं ये 2-3 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, ट्रबल शूट करोगे, ठीक है ना? R1 और इधर इधर पे मान लेते हैं, ये वाला जो नेटवर्क है ये इंडिया का नेटवर्क है और ये सऊदी का नेटवर्क है, ठीक है। इंडिया में जो नेटवर्क चल रहा है वो 1 का चल रहा है, गेटवे का आईपी 1.1 होगा, मैक एड्रेस इसने 111 दे रखा है, आप लोगों का अलग होगा, और होस्ट का आईपी है 1.2/24 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, कभी भी याद रखना, ट्रबल शूटिंग करने के लिए आप लोगों को नेटवर्क का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए।
अगर आपको डायग्राम ही नहीं पता है, कहाँ कनेक्टिविटी गई है, किसका क्या आईपी है, इम्पॉसिबल है ट्रबल शूटिंग करना। मैं ये सब आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब हम कंपनी में जाते हैं किसी नए साइट पे, तो क्विकली हम लोग कैसे ट्रबल शूट कर पाता हूँ मैं, कि मैं जाके पहला उधर का नेटवर्क डायग्राम उठाता हूँ। समझे? हाँ। हाँ। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। सालिक भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ। तो जिस जगह भी हम जाते हैं ना, पहले मैं उधर का डायग्राम उठाता हूँ, और बैठ के आधा एक घंटा में पूरा डायग्राम समझता हूँ। कहाँ कौन सा वायर गया है, कहाँ पे सर्वर है, कौन से वीलैन में क्या क्या चीजें हैं। वीलैन बहुत मैटर करती है। जब आप कंपनी में काम करते हो ना, वीलैन बहुत मैटर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वीलैन टू सर्वर वीलैन है। मतलब जितने भी सर्वर होंगे, वो वीलैन टू में जो पोर्ट होगे वहां कनेक्ट होना चाहिए, राइट। और वीलैन थ्री जो है, समझो हमारे यहाँ पे वीलैन थ्री जो है, वो यूजर वीलैन है। तो अगर आपने सर्वर को यूजर वीलैन में लगाया, तो वो यूजर वीलैन का आईपी उठाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने आप लोगों को डीएचसीपी से आईपी कैसे लेना मैंने पढ़ाया था। हाँ। तो मान लो, चलो थोड़ा बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। मान लो ये स्विच है। हाँ, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि प्रॉब्लम किधर आती है, आपको क्यों ये मालूम होना चाहिए। वीलाइन की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। मान लो ये स्विच है, हमारी कंपनी का स्विच है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे वीलाइन है, एक एक वीलाइन टू है, ये सर्वर वीलाइन है। और एक वीलाइन थ्री है, ये यूजर वीलाइन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डीएचसीपी सर्वर होता है। मान लो एक डीएचसीपी सर्वर है यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि डीएचसीपी सर्वर में आप मल्टीपल स्कोप कैसे बना सकते हो। ये सर्वर वीलैन का स्कोप हो गया, यहाँ पे अलग रेंज होगी। मान लो यहाँ 192 की रेंज कॉन्फ़िगर कर दिया हो। फिर ये दूसरा डीएचसीपी स्कोप बनाऊंगा, ये बनाऊंगा यूजर वीलैन के लिए, ये 10 की सीरीज में दे दिया। फिर ऐसे मल्टीपल मल्टीपल वीलैन के लिए मल्टीपल स्कोप बनते हैं डीएचसीपी के। समझ में आ रहा है कुछ? तो जब ये सर्वर इससे कनेक्ट होता है कहीं से भी, तो ये विलन उससे आईपीज उठाते हैं। ओके। फॉर एन एग्जांपल, अब ये अगर कोई सर्वर है, तो मैं उसको जब वीलन टू में लगाऊंगा, तो जो डीएचसीपी है वो बराबर उसको वीलन टू का आईपी देगा, और वो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यही सर्वर को अगर मैंने वीलन थ्री में लगाया, तो उसको थोड़ी ना पता कि ये सर्वर है। तो ये 10 की सीरीज का आईपी दे देगा, और सर्वर उस आईपी पे चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? आप हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो सर्विसेज नहीं चलेगी। हाँ। मतलब ये हुआ कि जब कंपनी में आप जाते हो ट्रबल शूटिंग करने के लिए, तो वहां पे वीलैन बहुत मैटर करता है। यूजर को सर्वर वीलैन में डालोगे तो सर्वर वीलैन का आईपी मिलेगा उसको। तो वो दूसरे यूजर से बात ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूजर को 10 वाले नेटवर्क में होना चाहिए। आपने उस एक यूजर को सर्वर वीलैन में लगा दिया है, अब उसको 192 का आईपी मिल रहा है। तो 192 का आईपी 10 से कैसे बात करेगा? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस? हाँ, ये सब ट्रबल शूटिंग हम करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग का रूल नंबर वन है गाइस, हमेशा याद रखना। अगर आपको एक अच्छा ट्रबल शूटर बनना है, सबसे पहला जहां पे भी जॉब पे लगो या जॉब कर रहे हो, वो डायग्राम उठाओ और अच्छे से पढ़ो। कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ गई है, किसका क्या आईपी है, कौन कौन से वीलैन में होगा, कौन कौन से वीलैन में नहीं होना चाहिए। उससे आप क्विकली पकड़ लोगे कि भाई तूने गलत पोर्ट पे लगाया है, गलत आईपी असाइन है, तेरा आईपी 192 का होना चाहिए, 10 का क्यों है।
समझ में आ रहा है कुछ? तो इसीलिए यहां पर भी ट्रबल शूटिंग को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या आईपी है। गॉट इट? तो ये इंडिया का नेटवर्क है, यहाँ पे 192 का सीरीज चल रहा है और ये इसका गेटवे है। ठीक है, क्लियर हो गया? बीच में सर्विस प्रोवाइडर है तो ये 192.2 का सीरीज चल रहा है। और ये सऊदी का नेटवर्क है जहां पे 3 का नेटवर्क चल रहा है, 3 का। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये ऑलरेडी हमने लैब कर चुके हैं सीसीएनए में। ठीक है, तो 2 दिन जब छुट्टिएगी आपको ये लैब बनाना है। नाउ अब वो क्या बोल रहा है? ठीक है, इधर सर्वर रखा हुआ है, दिख रहा है ये सर्वर। तो वो क्या बोल रहा है? टू रिव्यू द बेसिक राउटिंग प्रोसेस, वो बता रहा है कि बेसिक राउटिंग प्रोसेस अगर करना है, consider figure 1.8, this topology PC needs to access the resources server 1. Notice that PC and server are on a different network. So how does packet from source IP address get routed to destination? हाँ, अभी मुझे शोएब भाई बताएंगे। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये डायग्राम है, राइट? ये वाले कंप्यूटर जो है, इसको सर्वर को एक्सेस करना है, यहाँ पे कोई फाइल मतलब पिंग करना है, चलो पिंग करना है। ठीक है, तो क्या होगा? आपने यहाँ पे गए और आपने लिख दिया पिंग और सर्वर का आईपी दे दिया आपने। क्या है सर्वर का आईपी? 3.2। तो क्या होना चाहिए फिर? हमने पहले लेक्चर में ही पढ़े है ये। करेक्ट, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला ये उसकी बाइनरी को चेक करेगा, अपना बाइनरी चेक करेगा, फिर उसका बाइनरी चेक करेगा। ये मैच नहीं होगा, राइट? फिर उसको पता चल जाएगा भाई ये तो मैच नहीं हुआ, मतलब ये अलग नेटवर्क का है। करेक्ट, चलो बहुत अच्छी। ये अलग नेटवर्क का हो गया। नहीं 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 नहीं, पीसी को कैसे पता चलेगा? आपने पिंग तो पीसी में किया है ना सालिक भाई। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट मत बताओ अभी। आप एक कंप्यूटर के हिसाब से सोच रहे हो। आपने यहां से पिंग किया, हाँ ये यहां से पिंग किया। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये सेम नेटवर्क है कि अलग नेटवर्क का है? तो वो बाइनरी मैच करेगा। बाइनरी मैच करके इसको पता चलेगा कि भाई ठीक है, ये अलग नेटवर्क है। ठीक है, चलो मालूम पड़ गया भाई ये अलग नेटवर्क का है। अब क्या होगा? अब वो पैकेट बनाएगा, राइट? हाँ, अब वो पैकेट बनाएगा, करेक्ट। डेटा होगा जिसमें, फिर क्या आएगा? सोर्स आईपी में इसका खुद का आईपी आ जाएगा। फिर क्या होगा? हाँ, डेस्टिनेशन आईपी में ये वाला आईपी डाल देगा, 3.2। करेक्ट। सोर्स मैक आएगा, फिर इसका खुद का मैक आएगा जो 111111 करके, राइट? हाँ हाँ, तो ये डायग्राम में वो यही समझा रहा है। समझ में आया कि जब भी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अलग अलग नेटवर्क से होते हैं, तो जो डेस्टिनेशन मैक होगा वो इसका नहीं होगा, वो गेटवे का होगा आपके। तो डेस्टिनेशन मैक में ए आएगा। तो यही मैं आप लोगों से उगलवाना चाहता था, जो मैंने सीसीएनए में पढ़ाया था। करेक्ट। यस, तो करेक्ट फिर, करेक्ट फिर वो इसको भेजेगा, है ना? फिर इसको भेजेगा ये। करेक्ट 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 करेक्ट, लेकिन ये यहाँ पे सीरियल यूज हो रहा है।
तो जब भी सीरियल टेक्नोलॉजी यूज होती है तो मैक निकल जाएगा, जो पैकेट है वो एज इट इज होगा, वो एज इट इज होगा, इतनी इतनी डिटेल चेंज नहीं होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। मैक एड्रेस इथरनेट पे होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, इसके साथ एक टीटीएल वैल्यू होती है, जो हर हॉप पे एक एक ड्रॉप होती है। ठीक है, जब वो जीरो हो जाती है तो वो ड्रॉप हो जाती है। करेक्ट। फिर इधर पे मैक यूज नहीं होगा, फिर वो उसको इधर भेजेगा, फिर वो इसके बाद जब बनाएगा तो सोर्स मैक में अपना मैक लगाएगा, और डेस्टिनेशन में सर्वर का मैक लगाएगा, और वो सर्वर को पहुंच जाएगा। करेक्ट। हाँ, तो ये सीसीएनए में हमने पढ़े थे ऑलरेडी, और ये देखो सीसीएनपी की बुक में भी आपको यही पढ़ा रहा है। समझ रहे हो? लेकिन इसमें कुछ अलग चीज अभी आएगी आगे, आपको क्या आएगी वो पता चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ गया कि ये कैसे फ्लो होगा, राइट। चलिए, अब आप नीचे आते हैं। ये सब वही बता रहा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया हूँ, वो सब यही बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, आराम से हम वेट करेंगे। आप जब पिंग करोगे तब लेक्चर शुरू होगा। ठीक है। तो वो यही सब बता रहा है कि अपना डाला है, फिर देखो इसका मैक डाला हुआ है, दिख रहा है। मालूम है तो रिक्वेस्ट करेगा, लिख देगा, नहीं मालूम है तो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिप्लाई आएगा। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। करेक्ट। ये सारी चीजें इधर लगती है, देखो डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट का टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर लगता है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। करेक्ट। देखिए, मैंने आपको ये सीसीएनपी एनआरसी की चीज कब कहाँ पढ़ाई थी? सीसीएनए में पढ़ाया हूँ मैंने, सोचो कितना स्ट्रांग हमारा होगा। फिर अभी अभी आपको मैंने बोला टीटीएल की फील्ड होती है, राइट। आईपी हेडर के अंदर टीटीएल की वैल्यू होती है, जो हर हॉप पे क्या होती है? डिक्रीमेंट होती है, और जब वो जीरो होती है तो वो डिस्कार्ड हो जाती है, राइट। ये होता है। ठीक है। अच्छा, टीटीएल क्या, क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे, क्या टीटीएल, देखो दो होता है, एक तो होता है पैकेट और एक होता है फ्रेम। राउटर के लेवल पे, राउटिंग के लेवल पे पैकेट होती है, और स्विचिंग के लेवल पे फ्रेम होती है, राइट। तो जिस तरह से राउटर में राउटिंग पैकेट में टीटीएल होता है, क्या स्विच में टीटीएल होता है? जब आप स्विचिंग करते हो तो फ्रेम बनती है, तो क्या उसमें टीटीएल होता है फ्रेम में? हाँ हाँ। नहीं तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, टीटीएल का मतलब क्या होता है? हर हॉप पे वो एक एक ड्रॉप होता है, राइट। उसी तरह से जब स्विचिंग का एनवायरनमेंट होता है, पांच छह स्विच अगर लगी हुई है, तो उसमें जब फ्रेम जनरेट होती है किसी कंप्यूटर से, तो क्या उस फ्रेम में टीटीएल वैल्यू होती है या नहीं होती है? अच्छा, उसमें नहीं होती है। ओके। उसके अंदर में नहीं होती है, इसीलिए वो स्विचिंग लूप होता है। समझ में आया? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, स्विच में स्विचिंग लूप होता है, क्योंकि उसमें वो कभी जीरो होगा नहीं, तो वो चलते ही रहता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये होता है। तो स्विच में भी अगर टीटीएल वैल्यू आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा, तो लूप टूट जाएगा। तो स्विचिंग जब करते हैं, तो जब फ्रेम जब बनती है तो फ्रेम के अंदर में टीटीएल वैल्यू नहीं आती है, इसीलिए उसको लूप को तोड़ने के लिए स्पैनिंग ट्री काम करता है, जो एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। समझ में आया? हाँ, और राउटिंग लूप को तोड़ने के लिए टीटीएल वैल्यू होती है, प्लस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मैकेनिज्म होते हैं, जैसे हमने बीजीपी में देखा कि बीजीपी राउटिंग लूप को कैसे तोड़ता है, एएस टैग लगा देता है वो। जब भी कोई एएस क्रॉस करता है वो तो अपना टैग लगा देता है, राइट। जब सेम पैकेट उसके पास आती है तो देखता रहे, ये तो मेरे टैग लगा हुआ है, तो बीजीपी पकड़ लेता है ये राउटिंग लूप है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रबल शूटिंग में आपकी हेल्प करेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं।
तो वो यही सब बता रहा है कि देखो जब सीरियल होगा तो फिर वो नॉर्मली चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया ये वही है। हाँ, उसके बाद में देखो, डेटा स्ट्रक्चर, हाँ, तो ये जो मैंने पढ़ाया, अब इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रेम होगा या जो भी पैकेट होगी, जब वो राउटर के पास आएगी, राइट, तो राउटर क्या करेगा, राउटर उसको पूछेगा ना भाई कहाँ कहाँ जाना है आपको। वो बोलेगा मुझे 3.2 पे जाना है, करेक्ट, 3.2 पे जाना है, फिर वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, राइट, राउटिंग टेबल चेक करके प्रोसेस करके आगे भेजेगा। तो इसमें क्या होता था कि मैंने आपको पढ़ाया था सीसीएनए में, तीन तरह के प्लेन होते हैं, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन। हाँ वही मैनेजमेंट प्लेन। तो जो कंट्रोल प्लेन है ना वो बार बार यूज होता था राउटर का, और कंट्रोल प्लेन सीपीयू होता है, समझ रहे हो। तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत आता था। अब ये तो एक पैकेट हो गई, ऐसी अगर लाखों पैकेट दिन में आएगी राउटर के पास, तब उसका कंट्रोल प्लेन कितना घसेगा, राइट। तो इसको बचाने के लिए, राउटर की लाइफ आसान करने के लिए, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आ गया। क्या आ गया? सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। तो फॉर्चुनेटली सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आ गया, सीईएफ। जो क्या करता है, जो कंट्रोल प्लेन पे लोड नहीं आने देता है। सिस्को क्या करता है, हाँ वो फिब बना देगा। फिब का मतलब, फिब का मतलब क्या होता है, जैसे ये राउटर है, इसका एक नॉर्मल राउटिंग टेबल होता है, राइट, जिसको रिप बोलते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटिंग टेबल को रिप कहा जाता है, जो ओरिजिनल राउटिंग टेबल होता है। तो सी, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो सीईएफ क्या करेगा, इसकी एक कॉपी बना लेगा और उसको बोलेगा फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो फिब इज नथिंग बट इट इज अ कॉपी ऑफ रिप, इसका रेप्लिका है वो बस। ठीक है, हाँ बेस्ट पाथ भी होगा, नेक्स्ट हॉप का भी हेल्प लेगा, अभी वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, अब रिप में इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे अभी ये राउटर है, इसको पता चला कि अच्छा यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए ये नेक्स्ट स्टॉप होगा, राइट। तो चलो ये तो सीरियल था तो इसे मैक एड्रेस ढूंढना नहीं पड़ा। अगर ये इथरनेट होता तो इसे मैक एड्रेस भी ढूंढना पड़ता, राइट। फिर मैक एड्रेस ढूंढने के लिए वो कुछ करता, फिर ये इधर मैक एड्रेस आता, तो ये एक अलग प्रोसेसिंग वेस्ट होती। और ये सब कंट्रोल प्लेन के लेवल पे होता। तो जब भी कंट्रोल प्लेन इन्वॉल्व होता है तो आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है, बहुत खींचता है वो। गॉट इट। तो ये सब नहीं होना चाहिए, काम जल्दी से होना चाहिए। इसीलिए इसने क्या किया, एक कॉपी बना लिया फिर, और प्लस एक एडजेसेंसी टेबल भी बना लिया। अब एडजेसेंसी टेबल में क्या होता है कि अच्छा, इस फिब में क्या होगा कि अगर शोएब भाई को जाना है तो सालिक को पहुंचो। एडजेसेंसी में एंट्री होगी कि सालिक का मैक एड्रेस होगा ए, शोएब का मैक एड्रेस होगा बी। तो उसको तुरंत आईपी भी मिल जाएगा और तुरंत मैक भी मिल जाएगा। और ये सब कुछ होगा डेटा प्लेन में। कहाँ होगा, मतलब आपका कंट्रोल प्लेन अब छुएगा भी नहीं वो।
समझ में आया कुछ? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ मैं। फिलहाल इतना समझिए कि सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आने की वजह से कंट्रोल प्लेन आराम कर रहा है आपका, उसको कोई लोड नहीं पड़ रहा बार बार। ओके। तो ये जो फीब है, ये इसका कॉपी होता है रिप का, राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल का ये कॉपी होता है। और जो एक्सेस एडजेसेंसी टेबल होता है, वो एआरपी टेबल का कॉपी होता है। समझ रहे हो, मैंने आपको पढ़ाया था। एक होता है राउटिंग टेबल, देखो ये डायग्राम में क्या बता रहा है। कंट्रोल प्लेन है और डेटा प्लेन है, ये दो प्लेन है। कंट्रोल प्लेन के अंदर आता है आपका राउटिंग टेबल, करेक्ट, जिसको हम कहते हैं रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। जिसको हम क्या कहते हैं? रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। रिब का जो कॉपी होता है उसको बोलते हैं फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो सीईएफ उसको यूज करता है और ये डेटा प्लेन में स्टोर होता है। समझ रहे हो? उसी तरह से एक एआरपी टेबल होता है जिसमें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की मैपिंग होती है, राइट। उसका एक कॉपी बनता है जिसको एडजेसेंसी टेबल बोलते हैं। तो अब क्या होगा, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आने से क्या होगा, अब अगर राउटर के पास कोई भी पैकेट आएगी तो वो डेटा प्लेन के पास आती है, राइट। तो डेटा प्लेन अपने फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस से पता लगा लेगा कि इसको जाने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, और एडजेसेंसी टेबल से उस नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस भी पता करके खुद फ्रेम बना के भेज देगा, कंट्रोल प्लेन को टच भी नहीं करेगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? किसी भी राउटर का किसी भी स्विच, इसीलिए देखो स्विच का भी, स्विच के अंदर आसिक यूज होता है। मैंने आप लोगों को आसिक के बारे में पढ़ाया था। आसिक एक अलग से स्पेशलाइज हार्डवेयर होता है स्विच के अंदर में, आसिक, जो अ, ज्यादा प्रोसेसिंग उसके कंट्रोल प्लेन पे नहीं आने देता है, ठीक है। और लेयर 3 स्विच में ये आसिक होता है, खास करके जो उसको लेयर 3 करने देते हैं। मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, थोड़ा छोड़ दो। तो खैर, तो ये कंट्रोल प्लेन को छुएगा भी नहीं, जो भी पैकेट आएगी डेटा प्लेन उसका टेक केयर खुद कर लेगा। क्या यहां तक समझा? अब आते हैं कि ये कैसा दिखता है, और कैसा ये दिखता कैसे है, राइट। ये क्योंकि राउटिंग टेबल हमने देखा है, एआरपी टेबल देखा है, गुड। लेकिन फॉरवर्डिंग टेबल कैसा होता है, एडजेसेंसी टेबल कैसा होता है, ये देखना है हमको, राइट। तो आप लोगों के लिए मैंने ढूंढ के रखा हूं, ये लीजिए। सी, आप अपने राउटर पे अगर आपको फिब देखना है, फिब, तो अपने राउटर पे आपको ये कमांड देना है, शो आईपी सी एफ। तो देखो वो आपको बताएगा कि भाई अगर तुझे 10.1.1.0 के नेटवर्क पे जाना है, चलो ये देखते हैं इसमें नेक्स्ट, अगर ये देखते हैं, अगर आपको 172.16.5.0 के नेटवर्क पे जाना है तो ये 1.1 आपका नेक्स्ट हॉप होगा, और इस पोर्ट से वो बाहर जाएगा 0/3 से। तो ये इससे अपने को क्या पता चल गया, एक तो नेक्स्ट हॉप पता चल गया, और कौन से पोर्ट से बाहर जाएगा ये पता चल गया, राइट। लेकिन अभी भी अच्छा देखो, ये सीरियल नहीं है। अगर ये सीरियल होता तो मैक लर्निंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये इथरनेट है तो इसका मैक एड्रेस भी चाहिए होगा नेक्स्ट हॉप का, ठीक है। तो फिर सीएफ क्या करता है, एडजेसेंसी टेबल बनाता है। तो जब आप ये देखोगे, शो एडजेसेंसी डिटेल, ये कमांड जब आप दोगे, आई आई डोंट थिंक पैकेट ट्रेसर पे चलेगा, बट देख लेना एक बार, नहीं चला तो ईवीएनजी पे चला लेना। तो वो खुद आपको बोलेगा, इस तरह से वो आपको बोलेगा कि सी, ठीक है, यहां से बाहर जाना है, ये वाला नेक्स्ट स्टॉप है, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस आपको डालना है, ये सोर्स में डालना है, ये डेस्टिनेशन में डालना है,
देखो खुद दे दिया, खुद दे देता है वो। समझ में आया? जबकि राउटिंग टेबल नॉर्मल होता है, ऐसा होता है राउटिंग टेबल। ठीक है, राउटिंग टेबल हमने 1000 बार देखा है, ऐसा होता है। ये इस तरह से आपका एडजेसेंसी टेबल होता है। गॉट इट? जो आपको नेक्स्ट हॉप का पोर्ट के साथ साथ, उसके आईपी के साथ साथ उसका मैक एड्रेस भी आपको दे देता है उठा करके। ठीक है, देखो कहीं पे इसने बताया भी था यहाँ पे। ये सब मैं चैट में डालूंगा अभी। ये देखो, ऐसा, देखो खुद बताता है। ये देखो अभी ये हो गया था फिब। फिब में बताता है कि इस नेटवर्क को अगर जाना है तो ये वाला नेक्स्ट हॉप है, और ये पोर्ट के थ्रू आप बाहर जाओगे, राइट? ठीक है। फिर फिब क्या करता है? फिब जाता है एडजेसेंसी टेबल के पास, और वहां से इस नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस भी निकाल लेता है। सी, यहाँ पे मेंशन है, सी एडजेसेंसी 4, ये वाला आईपी अगर है, ये वाला पोर्ट आउटगोइंग पोर्ट होगा। बाकायदा लिखता तक है, सी ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन का हेडर है। दिख रहा है? द adjacency table holds layer to MAC address. Rewrite information use actually forwarding the packet. तो इसको नेक्स्ट हॉप का आईपी के साथ मैक एड्रेस तक निकाल के दे देता है वो। समझ में आया गाइस? सालिक भाई, शोएब भाई, इज दिस क्लियर टू यू गाइस? ये सब मैं चैट में भी डाल देता हूँ। तो अब जब आप लैब करोगे ना, एक बेसिक लैब तो आपके पास रेडी होगा। तो ये सब कमांड उधर देना, आपको पता चलेगा फिर। समझ रहे हो? और अगर नहीं चला तो वो सेम बेसिक लैब ईवीएनजी पे बना लेना। ठीक है। सालिक भाई, आपके पास तो VMware 15 का प्रो वर्जन होगा, राइट? जो मैंने दिया था। तो इनके साथ शेयर कर दीजिए ना ड्राइव में डाल के, और मेरे मेरे साथ भी शेयर कर दीजिए, और परमिशन फुल दे देना। नहीं नहीं नहीं, VMware वर्क स्टेशन प्रो मैंने दिया था, विथ की। नाउ, तो आई होप आपको डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, एडजेसेंसी टेबल, ये सब आपको अभी समझ गया होगा। मैंने आपको इसका सैंपल भी दिखा दिया पूरा। क्लियर हो गया गाइस? बस, अब आपको ये सब वही बता रहा है, बाकी पूरा जो मैंने बताया हूँ। अभी आपको आ जाना है राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स। ये मैंने सीसीएनए में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। रूट लर्न करने के कितने सारे तरीके होते हैं, राइट? तो रूट लर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये देखो, कनेक्टेड से रूट लर्न करेगा, राइट? ये मैंने आपको सीसीएनए में पढ़ाया था कि एक जो राउटर होगा वो कहाँ कहाँ से रूट लर्न कर सकता है। तो कनेक्टेड इंटरफेस से रूट लर्न करता है, स्टैटिक से रूट लर्न करता है, रीप हो गया, EIGRP है, OSPF है, BGP है, राइट? और इसकी एडी वैल्यू होती है, अकॉर्डिंग टू एडी वैल्यू वो उसको प्रेफरेंस देता है, राइट? अभी जैसा इन सब में राउटर सबसे ज्यादा बात डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की मानेगा, उसके बाद स्टैटिक की मानेगा, उसके बाद वो मानेगा, अगर बीजीपी है, अगर वो IBGP है तो बीजीपी की मानेगा, फिर EIGRP की बात मानेगा, फिर OSPF की, फिर रिप की बात मानेगा, करेक्ट? ये एडी वैल्यू होती है इनकी। ये सब सीसीएनए का टॉपिक है, बस आ गया था तो मैं सोचा डिस्कस। देखो ये बताया हुआ है, देखो सी यहाँ पे दिख रहा है।
ये सब इसने यहाँ पे बताए, हमने सीसीएनए में किया था। एक चीज याद रखना, अननोन रूट के लिए एडी वैल्यू 255 होती है, ये नहीं बताया था मैंने। कि कोई रूट अगर अननोन है, पता ही नहीं कहाँ से आई है, तो उसको एकदम लेस ट्रस्ट वर्दी वो कर देगा 255। यस यस। और आईएसआईएस एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पे चलता है। आईएसपी का अगर नेटवर्क है तो आईएसआईएस लोग चलाते हैं। तो हाँ हाँ, आईएसआईएस चलता है, करेक्ट। वहां पे जब एसडी वैन बनाते हैं, तो वहां पे आईएसआईएस चलता है L3 के बीच में, जो अंडरले पे काम करता है, जिसके थ्रू ओवरले बनता है। बहुत अच्छे सालिक भाई, गुड। तो ये उसकी एडी वैल्यू है, ठीक है। तो शो आईपी राउट, वो साहब आपको देखने ये सब पूरा आता है। फिर हमको ऑलरेडी पता है स्टैटिक राउट क्या है, IPv4 की राउट क्या है, इसको कैसे देते हैं ये भी हमें पता है, राइट। देखो सालिक भाई, इसलिए सब नहीं पढ़ रहे, जब ट्रबल शूट आएगा ना, वहां पे हम इंटरवेन करेंगे। हाँ, ये सब कुछ हमने पढ़ा है कि आईपी रूट कैसे दी जाती है। कैसे लिखते हैं नेक्स्ट हॉप का आईपी मास्क। अच्छा, मुझे बताइए ये 8 क्या है इसके अंदर में, कौन बताएगा। ये एक स्टैटिक राउट दी हुई है, राइट। ये 8 क्या लिख दिया लास्ट में। हाँ समझे। बाय डिफॉल्ट जो स्टैटिक राउट होती है, उसकी एडी वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर आपको इसको फ्लोटिंग स्टैटिक राउट बनाना है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट बनाना है कि जब ये नेटवर्क बंद होगा तो तू इसकी बात मानेगा, फिर तो उस केस में हम स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू बढ़ा देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे OSPF चल रहा है और ये दो लिंक है। OSPF बोलता है कि भाई यहां से जाओ, फास्ट है, प्लस हमको ये लिंक को बैकअप बनाना है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक स्टैटिक राउट दे देंगे, जिसकी एडी वैल्यू OSPF का कितना 110 है, राइट। तो इस स्टैटिक राउट का एडी वैल्यू हम लोग 200 कर देंगे, और बोलेंगे कि भाई जब भी यहां पे अगर जाना है आपको, तो आप या ये वाले लिंक से जाइए। तो क्या होगा। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब क्या होगा, ये दोनों को, हाँ, ये दोनों को कंपेयर करेगा, राइट। दोनों में से OSPF की एडी वैल्यू कम है, तो ये OSPF की बात मान के नीचे से पैकेट को भेजेगा, करेक्ट। लेकिन जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, तो OSPF तो निकल जाएगा फिर। अब ये किसकी बात मानेगा, स्टैटिक की, और उसकी बात मान करके पैकेट को ऊपर से भेजेगा। तो जब स्टैटिक राउट देते हैं, तो जो लास्ट का जो ऑप्शन होता है वो उसके एडी वैल्यू का होता है। वो एडी वैल्यू आप उसको ऐसा बैकअप राउट बनाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 होती है। अगर मैं ये केस में नहीं बढ़ाता, 200 नहीं करता, तो ये स्टैटिक की बात मानता और सीरियल लिंक से पैकेट को भेजता, जबकि बहुत स्लो है। इसीलिए मैंने उसकी 200 कर दिया कि भाई ये बैकअप लिंक है, जब ये डाउन होगा तो ही यहां से पैकेट जाना चाहिए। आप समझ में आया, मैंने ये CCNA में पढ़ा चुका ऑलरेडी, राइट। यस। देखो ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये सब ये जो डायग्राम है, ये सब आपको फ्री टाइम पे जब लेक्चर नहीं होगा, आपको खुद बनाने हैं। 3 राउटर लेना है, उसके बीच में क्रॉस केबल लगाना है, दिख रहा है, इथरनेट यूज हुआ है यहाँ पे। क्रॉस केबल लगाना है यहाँ पे, एक स्विच लगाना है, उसको यहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ एक स्विच लगा के इसको कनेक्ट करना है, और इस सीरीज का IP देना है। आपको ये सब आता है, ठीक है। और देखना है बुक में जो ये सब दिया है, ये होता है कि नहीं होता है, समझो।
सब कुछ हमारा हो चुका है। हाँ अच्छा, एक चीज, एक मेन पॉइंट है यहाँ पे। आप लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि जब भी हम स्टैटिक राउट देते हैं, तो जब हमको नेक्स्ट स्टॉप मेंशन करना होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम यहाँ का नेक्स्ट स्टॉप मेंशन करें जो आईपी होगा एक, या तो हम लोग आउटगोइंग इंटरफेस को भी नेक्स्ट स्टॉप बना सकते हैं। करेक्ट। मैंने बोला था ये कि आईपी राउट, अगर तुमको यहां जाना है तो ये एग्जिट इंटरफेस होगा आपका। करेक्ट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ का जो आईपी होगा, सपोज यहाँ का आईपी है 10.0.0.1, तो बाकायदा हम आईपी लिखते हैं कि अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो 10.0.0.1 के थ्रू जाओ। करेक्ट। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर 192 नेटवर्क पे जाना है जिसका मास्क ये है, तो आपका ये वाले आउटगोइंग इंटरफेस के थ्रू जाओ। राइट। तो ये सीरियल टेक्नोलॉजी के केस में सही है। अगर आप आउटगोइंग इंटरफेस को मेंशन करते हो एज अ नेक्स्ट हॉप, तो ये सीरियल टेक्नोलॉजी के नेटवर्क में सही है। लेकिन अगर सीरियल की जगह अगर आपने इसको इथरनेट पे लगाया है, और इथरनेट पे लगाने के बाद अगर आपने इसको जो है आउटगोइंग इंटरफेस मेंशन कर दिया कि आउटगोइंग इंटरफेस होगा हमारा फास्ट इथरनेट 0/1, ऐसा 192 नेटवर्क पे अगर जाना है तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा फास्ट इथरनेट 0/1। अगर आपने ऐसा कर दिया इथरनेट वाले नेटवर्क पे, अगर आपने आउटगोइंग पोर्ट को नेक्स्ट स्टॉप बना दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अभी मेरे को मिल नहीं रहा यहाँ पे। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका एक कंक्लूजन था जो मैंने मार्क किया था। एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं दूसरे मैं एक्चुअली में जब मैं नोट्स पढ़ता हूँ तो मैं दूसरे लैपटॉप पे पढ़ता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ तो दूसरे लैपटॉप पे पढ़ाता हूँ। मैं बताता हूँ मैं। कंक्लूजन था उधर पे। कहीं लिखा है, 1 मिनट देना मुझे, मैं अभी, हाँ देखो यहाँ लिख, यू शुड नेवर स्पेसिफाई एन इथरनेट इंटरफेस इन स्टैटिक राउट। Specifying Ethernet interface in static route result in excessive use of router resources। समझ में आया? अगर आप एक इथरनेट वाले नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपका नेक्स्ट हॉप जो आईपी होगा ना वो देना। अगर आपने नेक्स्ट हॉप आईपी की जगह नेक्स्ट ऑफ आईपी की जगह अगर आपने आउटगोइंग इंटरफेस कर दिया तो वो आपके राउटर का रिसोर्स खा लेगा। कैसे खाएगा? वो बहुत सारा देखो लर्निंग करेगा वो, बहुत सारी एआरपी की लर्निंग करेगा वो। समझ रहे हो? उसका प्रोसेसिंग खाएगा वो। क्या खाएगा? जैसे क्या? सच एज प्रोसेसर खाएगा, मेमोरी का पावर खाएगा। एज कंट्रोल प्लेन गेट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉरवर्डिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट लेयर टू मैक एड्रेस यूजिंग एआरपी। दिख रहा है? क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी है। अब नेक्स्ट हॉप आपका पोर्ट का दे दोगे तो एआरपी करेगा वो मैक लर्निंग के लिए। समझ में आया? तो हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्टैटिक राउटिंग करते हो इथरनेट में।
कभी भी आउटगोइंग पोर्ट को आप नहीं बनाना, नहीं तो जब वो प्रोसेस होगा कि अच्छा यहाँ पे जाना है तो इधर से जाओ, फिर उसका आईपी ढूंढेगा, फिर उसका मैक ढूंढेगा, समझ रहे हो आप? फिर आईपी ढूंढेगा, फिर मैक ढूंढेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो वो प्रोसेसिंग और जितनी रूट जाएगी हर बार वो रूट लर्न करेगा, समझ रहे हो? तो ये आपका खत्म कर देगा राउटर। उसके बाद IPv6 राउट में भी सब सेम है गाइस, आईपी जैसा IPv4 में था सब कुछ IPv6 में भी ऐसा, बस ये अलग दिखता है। ठीक है, देखो इसमें भी उसने, देखो ये 8 जो लिखा है ना, 8, ये क्या किया है उसने इसमें? हाँ, इसने वो क्या लिखा है, सी। हाँ, IPv6 का भी बताया ना उसने, सेम एग्जांपल। अगर आप IPv6 देते हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं आईपी राउट। IPv6 में हम लोग लिखते हैं IPv6 राउट। अगर आपको ये वाले नेटवर्क पे जाना है तो ये आउटगोइंग पोर्ट आपका होगा, दिख रहे हैं? अगर ये नेटवर्क पे जाना है, हाँ, और ये जो है आपका नेक्स्ट हॉप होगा, ये आपका नेक्स्ट हॉप होगा, और इसका एडी वैल्यू उसने 8 कर दिया, देखो ये नीचे दिया हुआ उसको। हाँ, तो क्यों नहीं आएगा? अरे सालिक भाई, IPv4 और IPv6 में कोई फर्क नहीं है दिखने के अलावा, साइज के अलावा। समझ में आया? काम दोनों का वैसा ही है, जैसा IPv4 काम करेगा IPv6 में भी सेम चीजें अप्लाई होगी। बस IPv6 में एक चीज अलग है कि ब्रॉडकास्ट की जगह एनीकास्ट होता है, समझे? उसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। तो देखो इधर पे भी जैसा मैंने IPv4 राउट आप लोगों को ऊपर बताया था, तो देखो बता रहा है कि द स्टैटिक राउट इज ट्रेनिंग R1 राउटर की, भाई अगर इस नेटवर्क पे जाना है, राइट, तो आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, ये होगा, जो R2 का क्या है, लिंक लोकल एड्रेस है ये। समझ में आया? और 8 जो उसने किया है, तो 8 की एडी वैल्यू बढ़ा दी है उसने। तो जिस तरह से IPv4 में फ्लोटिंग स्टैटिक राउट होती है, IPv6 में भी वैसे ही होती है। समझ में आया? क्लियर हो गया गाइस? हाँ, और देखो नीचे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस यूज कर रहे हो, ठीक है, एज अ नेक्स्ट स्टॉप, तो आपको एग्जिट इंटरफेस, ये ग्लोबल नहीं है पूरा ना, ये शॉर्ट 64 का दिया है सीरीज। अगर आप पूरा एड्रेस लिखते हो तो आपको ये एग्जिट इंटरफेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। IPv6 में ऐसा राउट दी जाती है, नेटवर्क लिखा जाता है, कौन से इंटरफेस से एग्जिट होगा ये लिखा जाता है, कौन सा नेक्स्ट स्टॉप होगा ये लिखा जाता है, और प्लस एडी वैल्यू अगर बढ़ाना घटाना है तो ये लिखा जाता है। क्लियर हो गया? फिर अगर आप ये कमांड देते हो, शो IPv6 राउट स्टैटिक, तो जो भी राउट आपने दिए देखो आपको दिखा रहा है कि ये स्टैटिक राउट है, इस नेटवर्क पे अगर जाना है, एडी वैल्यू मेरी 8 है, स्टैटिक राउट का कोई मैट्रिक नहीं होता है, और इसके थ्रू जाएगा, राइट, और ये उसका आउटगोइंग पोर्ट होगा। दिख रहा है सालिक भाई आपको सारी चीजें? फिर देखो ये बता रहा है कि रिकॉल, IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता। समझ में आया? देयरफॉर, यस यस, देयरफॉर IPv6 डू नॉट यूज ARP। तो IPv6 में जब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो ARP भी नहीं होगा, क्योंकि ARP क्या है, एक तरह का ब्रॉडकास्ट मैसेज है, करेक्ट? तो फिर ये कैसे लर्न करेगा, अगर उसको किसी का कुछ लर्न करना होगा तो ये यूज करेगा NDP।
नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये बहुत अलग चीज आपको मैं बता रहा हूँ अभी। समझ में आया? एनडीपी पढ़ाया था, सीडीपी पढ़ाया था, लेकिन ये IPv6 के ताल्लुक से पढ़ा रहा हूँ अब। तो अगर IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता है तो ARP भी नहीं होगा। और अगर ARP नहीं होगा तो सामने वाले का मैक कैसे मिलेगा? राइट? क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट ही, ARP तो एक तरह का ब्रॉडकास्ट का फॉर्म है। जब ब्रॉडकास्ट ही नहीं होगा तो मैक मिलेगा कैसे? करेक्ट? तो यहाँ पे NDP यूज होता है, जो कि एक तरह का मल्टीकास्ट है, जो नेबर डिवाइस का मैक एड्रेस पता करता है। ये आप किसी भी CCNA वाले को उठाना, अगर उसने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो सच में वो नहीं बता पाएगा गाइस, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि IPv6 के बारे में ना बहुत कम लोगों को ही ज्यादा मालूम होता है। अभी भी देखो, अब इधर इधर मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन करना है, अगर आपको किसी का नॉलेज चेक करना है ना, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम इंटरव्यू लेते रहते हैं, राइट? आप उसको पूछना कि क्या IPv6 में ब्रॉडकास्ट होता है, तो बोलेगा नहीं, नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो बोलेगा एनीकास्ट होता है। अच्छा ठीक है, एनीकास्ट होता है। एनीकास्ट का मतलब? तो बोलेगा 1 to nearest। बोलेगा बहुत अच्छे भाई। तो बोलना जब IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, ठीक है, तो अगर मेरे कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस लर्न करना है, तो कैसे लर्न करेगा वो? मैक एड्रेस तो ARP से लर्न होता है, और ARP तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और IPv6 में तो ब्रॉडकास्ट होता ही नहीं है। समझ रहे हो? वहीं पे बंदा फंस जाएगा। तो IPv6 में भले ARP यूज नहीं होता हो, यहाँ पे NDP यूज होता है। नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो एक मल्टीकास्ट तरह का मैसेज है, मल्टीकास्ट बेस्ड है, जो नेबर का मैक एड्रेस ढूंढेगा। समझ में आया गाइस? हाँ। और आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो गाइस इसकी भी, हाँ। आप लोगों के पास इनफ टाइम है, एक वीक लेक्चर होता है, दूसरे वीक नहीं होता है। जिस वीक लेक्चर नहीं होगा वो पूरा वीक आपके लिए है। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिकल करो, जो करना है करो भाई। ठीक है? यस। हम्म। IPv6 में आपको नेबर देखना है तो कमांड है शो IPv6 नेबर। तो IPv6 में और एक चीज हमेशा याद रखना, IPv6 में जो नेबर होता है ना, वो सामने वाले राउटर का लिंक लोकल एड्रेस होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है लिंक लोकल एड्रेस FE80। IPv6 में अगर आप उसका टेबल भी चेक करोगे, तो नेक्स्ट हॉप में सामने वाले राउटर का लिंक लोकल एड्रेस अक्सर आता है। ठीक है? तो IPv6 में जो नेबर बनेगा, सामने का राउटर आपका नेबर है, आपके राउटर का, तो उसका लिंक लोकल एड्रेस जो होगा वो आएगा। ठीक है? दैट्स इट, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद ट्रबल टिकट है। तो ये लैब जो मैंने आप लोगों को बताया था गाइस, अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए टास्क है। ठीक है? सबसे पहला टास्क क्या है? ये लैब आपको पैकेट ट्रेसर पे बनाना है। ये जो DHCP सर्वर बोल रहा है ना, आपको पता है कौन सा DHCP सर्वर लेना है। तो पहला टास्क आप लोगों का ये है कि ये लैब पैकेट ट्रेसर में आपको बनाना है। ठीक है? ओके। नॉर्मली नॉर्मल नेट वेट आपको कुछ नहीं इनेबल करना है, सिर्फ ये लैब आपको बनाना है। ठीक है? बना करके नीचे देखो, इसने ना ट्रबल टिकट दिया है। आपको खुद ये करना है, मैं तो दूंगा टोपोलॉजी बना के जब मुझे टाइम रहेगा। आपको देखो खुद उसने बोला है कि उसने एक एक डायग्राम बताया है, ये देखो, ये सब कुछ सिलेबस में नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये होमवर्क होता है ये। समझ रहे हो? आप पढ़ रहे हो, मुझे ऑलरेडी सब आता है, आप पढ़ रहे हो। आपको ये टोपोलॉजी बनाना है। और नीचे इसकी ट्रबल टिकट दिखेगी, नीचे ट्रबल टिकट दिखेगी कि PC1
इज नॉट एबल टू एक्सेस रिसोर्स ऑन वेब सर्वर। मतलब ये जो PC1 है, ये इस वेब सर्वर को कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पिंग नहीं हो रहा है। अब आपको ट्रबल शूट करना है। आप तो आपने तो जो बनाया वो तो पूरा पिंग हो रहा है, राइट। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि इसके हिसाब से पिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा। तो देखो सब बता रहा है कि क्या करेगा जब पिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा। तो सबसे पहला देखो उसने पिंग से शुरू किया, कि वो सामने वाले को पहला तो पिंग करेगा, राइट। चलो एक ट्रबल टिकट मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी ये आपके सामने होएगा ये। तो सबसे पहला मैंने पिंग करा उसको, देखो पिंग नहीं हो रहा है। अब आप बताओ शोएब भाई, अगर पिंग नहीं हो रहा है तो मेरी ट्रबल शूटिंग कहाँ से शुरू होना चाहिए। नहीं बत श- श- अगर सुनो 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 सुनो, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, सुनो। क्लियर क्लियर आंसर उसका ये है कि बहुत सारे लेयर होते हैं, राइट। लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। अब ये पिंग नहीं हुआ, तो आप यहां से ट्रबल शूटिंग शुरू करोगे कि भाई केबल तो सही लगा है कि नहीं, वायर तो सही लगा है कि नहीं, तो केबल की कनेक्टिविटी बराबर है। फिर लेयर 2 चेक करोगे कि भाई दोनों के बीच में सब अप है कि नहीं, पोर्ट अप है कि नहीं, दोनों को अप अप कमांड दिया है कि नहीं। अगर दो राउटर है तो इनके बीच HDLC PPP चल रहा है कि नहीं। एक जगह HDLC है, दूसरी जगह PPP है, तो नहीं पिंग होगा। फिर आप L3 चेक करोगे कि भाई इसका IP बराबर दिया है कि नहीं, इसका गेटवे बराबर दिया है कि नहीं। समझ रहे हो। ये सारी चीजें आप चेक करोगे, क्योंकि नहीं हुआ मतलब प्रॉब्लम इधर है। अगर पिंग हो जाता तो प्रॉब्लम इसके ऊपर होती, यहां से यहां तक। तो देखो अभी देखो खुद बताएगा हाँ कि पिंग नहीं हुआ, राइट। तो डायग्राम भी आपके सामने रखता हूं मैं। गाइस सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है। लेकिन क्या है कि फ्री टाइम मिला तो मैं बोला थोड़ा सा एटलीस्ट एक टॉपिक खत्म हो गया ना हमारा, एक चैप्टर। तो यहां से यहां उसको पिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब कितनी सारी चीजें हो सकती है, राइट। तो देखो आपको वो खुद बताएगा कि क्या प्रॉब्लम होगी अब। एक्चुअली में मैं ये बना करके आपको देने वाला था, बट टाइम मिल नहीं रहा है। जैसे टाइम मिलेगा मैं खुद भी आगे आगे जो टोपोलॉजीज आएगी उसकी बना के दूंगा, या आप लोगों से खुद बनवाऊंगा और बोलूंगा कि ये एरर करो और देखो, ये एरर करके देखो। आपको CCNP NRC में टोपोलॉजी अच्छी बनानी है, फिर उसमें एरर अपने आप से करना है, ठीक है। हाँ हाँ, आ जाए। तो ये पिंग नहीं हुआ, तो अब ये क्या करेगा। तो फिर ये अगर ये पिंग नहीं होगा तो वो अपने गेटवे को पिंग करेगा, जो उसका गेटवे है। तो भाई गेटवे तक तो पहुंच रहा है, राइट। गेटवे तक तो पहुंच रहा है। हाँ मतलब यहां से जब उसने गेटवे को पिंग किया तो यहां तक सब कुछ फिटफाट एकदम अच्छा चल रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये कनेक्टिविटी ओके है इसकी, राइट। ठीक है, यहां तक सब बराबर है, इसके आगे नहीं जा रहा है वो, राइट। वो खुद दिया है, बुक में ही सारी चीजें दिया है। तो गेटवे तो बराबर से पिंग हो रहा है। देन यू डिसाइड टू सी वेदर देर इज एन आइसोलेट इंसिडेंट, मतलब PC2 और PC1 एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं कि नहीं। गेटवे तो पिंग हो रहा है, तो PC2 को पिंग किया तो उसका भी हो गया।
ये PC2 है, देखो PC2 से जब PC1 को पिंग किया तो हो गया। ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपने कंप्यूटर का IP चेक किया, तो उसको क्या पता चला कि गेटवे गलत है। गेटवे होना चाहिए 10.0.1.1.1, और गेटवे दिया है 10.1.1.100। लेक्चर में 2 मिनट। समझा आपको शोएब भाई? हाँ। ठीक है, लेकिन ये मजा आपको कब आता पता है? ये मजा कब आता पता है? कि मैं ये खराब करके देता और आप फाइंड आउट करते। लेकिन क्योंकि मेरे पास, हाँ, अभी तो ये तो दिख गया आपको। समझ रहे हो? लेकिन ये हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो? हाँ, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, समझ रहे हो? हाँ, तो ये ट्रबल, हाँ, ये टोपोलॉजी बनाओ, बहुत आसान टोपोलॉजी है, देखो कुछ है भी नहीं इसके अंदर में। क्या, एकदम सिंपल है। ठीक है। हाँ, वही। हाँ, समझे? तो इसको जब ट्रबल शूट करेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा। तो जब इसने PC1 से जब इसको देखा, देखो इंटरनल पिंग हो गया, उसके लिए गेटवे नहीं लगता है। राइट, लेकिन बाहर नहीं जा रहा था वो, क्योंकि 1.1 तो ये भी पिंग हो रहा था। समझ रहे हो? तो देखो अभी आपको समझ में आएगा कि अगर गेटवे रॉन्ग, इस अच्छा, इससे समझा क्या? इससे ये समझा कि अगर किसी डिवाइस का गेटवे रॉन्ग है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो राउटर को पिंग नहीं होगा, राउटर भी तो सेम नेटवर्क में है। जैसे इसका IP 11110 है, इसका 11120 है, और इसका 1111 है। तो सिर्फ गेटवे रॉन्ग होने से पिंग नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, पिंग होगा, पिंग इसको भी होगा, पिंग इसको भी होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क में है। लेकिन गेटवे के बाहर नहीं जाएगा वो, गेटवे के बाहर नहीं जाएगा वो। समझे? थोड़ा बहुत ये सब करोगे ना तो आपको समझेगा खुद से। ठीक है, तो देखो बता रहा है, आफ्टर यू चेंज द डिफॉल्ट गेटवे टू 111, पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर उसी तरह से दूसरी ट्रबल टिकट, ऐसा 3 3 ट्रबल टिकट होती है हर टॉपिक की। तो आप लोगों को ये ट्रबल टिकट खुद से पढ़ के करना है। पढ़ना है, पहले करना है, जानबूझ के मिस्टेक करना है, ताकि वो मिस्टेक से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको पता होना चाहिए। अब कल को कोई बोलेगा यार गेटवे तो पिंग हो रहा है, लेकिन यार आगे नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए, अच्छा ये गड़बड़ होती है भाई। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको लैब्स करना है। और अभी का लेक्चर यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, ओके?